हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के बारे में। हम आज इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया सब्जेक्ट का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। और मोस्टली जब कभी इंटरनेशनल बिजनेस की बात होती है तो इस कंसेप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस है। तो इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें मोस्टली हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से। अगर बात करें हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की, तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यानी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी, इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थापित है। अगर हम इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो कंसिस्टिंग ऑफ 190 कंट्रीज़ वर्किंग टू फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, यानी 190 देश जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इनका बेसिकली काम क्या है? टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। यानी बेसिकली जो आईएमएफ है उसका जो पर्पज़ है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, मीन्स कि इंटरनेशनल ट्रेड को कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बेहतर तरीके से रन कर सके। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी जो हाई एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करना। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके का हो कि किसी भी देश के रिसोर्सेज का क्षय ना हो, उसका नुकसान ना हो, और डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से चले। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी है उसे भी रिड्यूस करना। ये कुछ इसके अहम पर्पज़ हैं जिनकी वजह से आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया। अब बात करें अगर आईएमएफ के फॉर्म की, तो फॉर्म्ड इन 1944, 1944 के अंदर आईएमएफ जो है वो फॉर्म किया गया। ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, जो बेसिकली हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनार्ड कीन्स दो लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन दो लोगों के आइडियाज़ पे ब्रेंटन वुड कमीशन हुआ और 1944 के अंदर क्या है, आईएमएफ को फॉर्म किया गया, जिसने काम करना स्टार्ट किया 27 नवंबर 1945 से। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्रेंटन वुड कमीशन जो है या जो कॉन्फ्रेंस है वो किससे रिलेटेड है? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से रिलेटेड है। हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनार्ड कीन्स जो है इनके आइडिया पर इसको स्टार्ट किया गया था। अब अगर हम बात करें, जो आपका आईएमएफ है उसने 1945 में काम करना स्टार्ट किया। जब इसने काम करना स्टार्ट किया उस टाइम 29 मेंबर कंट्रीज़ थी और आज की डेट में 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो अपने आप में इसने बहुत बड़ा ग्रोथ कर लिया। इसके अलावा इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, उनको कम करने में सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपका आईएमएफ का। यानी जो बीओपी की प्रॉब्लम है, उस बीओपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आईएमएफ का बहुत ही बड़ा रोल माना जाता है। इसके अतिरिक्त देखें, कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट फंड टू पूल थ्रू अ कोटा सिस्टम, यानी जो सारी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कोटा सिस्टम के माध्यम से क्या करती हैं, एक फंड का एक पूल क्रिएट करती हैं, जिससे क्या होता है कि आईएमएफ का रिज़र्व बढ़ता है और उसी रिज़र्व के आधार पे आईएमएफ बाकी कंट्रीज़ की हेल्प कर पाता है। कुछ चीज़ें इससे संबंधित और हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके, जिसे हम चेयरमैन भी कह सकते हैं, वो हैं आपके बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तो ये बेसिकली क्या है, इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने पोस्ट 19 अक्टूबर 19 में इन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया था। और गीता गोपीनाथ इसके जो हैं आपके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ के, जो 1 अक्टूबर 2018 से इसमें अपॉइंट किए गए थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके जो बेसिकली एमडी थे वो कौन थे आपके? बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट क्रिस्टालिना जॉर्जिया, ये बेसिकली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन, इस आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। आईएमएफ विच स्टार्टेड फंक्शनिंग इन मार्च 1947, यानी 1947 में इसने प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट किया। और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ से एफिलिएटेड है,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। एज पर द फंड एग्रीमेंट द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज़ लोकेटेड एज वाशिंगटन DC, आप सबको मालूम है इसके बारे में। और इसका जो कैपिटल कलेक्शन का काम है वो किस पर बेस्ड है, वो आपके कोटा जो कोटा सिस्टम है उसके ऊपर इसका कैपिटल कलेक्शन बेस्ड है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसकी 29 मेंबर कंट्रीज़ थी, और आज की डेट में इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। कुछ चीज़ें इससे संबंधित हैं जिनको थोड़ा सा आपको देखना है, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें, सिंस इंस्पेक्शन द मैनेजमेंट ऑफ IMF इज़ रेस्टेड ऑन 2 बॉडीज़, यानी कि 2 तरीके की इसमें जो बॉडीज़ हैं वो मतलब हैं IMF की। पहले आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर, दूसरा है आपका बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो एवरी मेंबर कंट्री अपॉइंट एज अ गवर्नर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, यानी जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सारी मेंबर कंट्रीज़ एक गवर्नर को अपॉइंट करती हैं। वो गवर्नर क्या करता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए IMF की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट आल्सो अपॉइंट अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, एक अल्टरनेटिव गवर्नर जो है उसे भी अपॉइंट किया जाता है, ताकि जब कभी गवर्नर ना हो तो उसके अब्सेंस में जाके वो मीटिंग को हेल्ड कर सके। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं हर मेंबर कंट्री एक गवर्नर अपॉइंट करती है, ताकि वो जो IMF की मीटिंग होगी उनमें अपने देश का पक्ष रख सके, अपने देश की बात को रख सके। और एक अल्टरनेट गवर्नर रखा जाता है इस वजह से कि अगर मेन गवर्नर नहीं वहाँ पहुँचता है, अब्सेंट होता है, तो उसकी जगह पे बच जाके वो मीटिंग को हेल्ड कर सके। द बोर्ड ऑफ गवर्नर इन अथोराइज टू फॉर्मुलेट द जनरल पॉलिसीज़, यानी कि जो गवर्नर्स होते हैं वो सारे लोग अपने आइडियाज़ रखते हैं, अपनी बातें विचार रखते हैं, उसके आधार पे ही IMF की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। टू कैरी द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द IMF बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज फॉर्म, और जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो IMF की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें रन करने के लिए उनको रखा गया है। अब देखें इसके रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या कि IMF जो है उसका काम क्या है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट हैं मेजरली इनको दूर करने का काम करता है। अब ये दूर करता है तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से आती, तो फंडिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडिंग को देखिएगा, द रिसोर्सेस ऑफ IMF इज़ बिल्ड अप इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर, यानी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सारी मेंबर कंट्रीज़ मिलके इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसी से क्या होता है कि इसकी फंडिंग जनरेट होती है। अगेन द सब्सक्रिप्शन क्वाटा ऑफ ईच मेंबर इज़ डिटरमाइंड बाय द नेशन इनकम एंड इट्स कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कहा गया कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मेंबर कंट्रीज़ कितना कंट्रीब्यूट करेंगी, ये बात डिपेंड करेगी उन देशों की नेशनल इनकम पर और उन देशों का इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है और किस तरह की कंडीशन पे वो बिजनेस को करना है। दैट मीन्स कि कोटा सिस्टम के माध्यम से हर मेंबर कंट्री को IMF के फंड में कंट्रीब्यूशन करना है। कंट्रीब्यूशन कितना करना है ये डिपेंड करेगा उनकी नेशनल इनकम और कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। सो आफ्टर डिटरमाइनिंग द क्वाटा एवरी मेंबर नेशन कंट्रीब्यूट 20% ऑफ इट्स क्वाटा इन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, यानी कि जो भी मेंबर कंट्री के हिस्से में अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 25% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इंटरनेशनल रिजर्व एसेट में, और बाकी जो 75% होगा वो आपको ओन करेंसी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस बात को बहुत कायदे से समझिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेंबर कंट्रीज़ को कोटा डिसाइड किया, अब मान लो कोटा के हिसाब से जो भी अमाउंट बना उस अमाउंट का 25% फॉरेन रिजर्व एसेट में होगा और 75% लोकल करेंसी में होगा। अब जो फॉरेन रिजर्व एसेट हैं वो क्या है, जो आपके फर्स्ट 25% कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, बट नाउ इट इज़ बीइंग मेड इन SDR, जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। पहले तो गोल्ड में होता था लेकिन आज की डेट में ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो SDR होते हैं SDR के फॉर्म में होगा। एंड इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF इन 1969, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल रिजर्व एसेट IMF ने कब कंट्रीब्यूट किया था, तो 1969 के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। और देयर इज़ आल्सो प्रोविज़न टू इनलार्ज द रिसोर्सेज, और ये भी प्रोविज़न है कि इन रिसोर्सेज को अगर ज़रूरत पड़े कभी IMF को तो इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। बाई रिस्टोर्टिंग ब्रोइंग एंड सेलिंग गोल्ड्स टू द पीपल,
यानी सरकार के जो IMF के पास जो भी गोल्ड रखा हुआ है उसको वो सेल करके अपने कंट्रीब्यूशन, अपने जो फंडिंग है उसे वो बढ़ा भी सकती है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं इससे संबंधित जिनको और ध्यान से समझना है। कोटा हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द मेंबर नेशन बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। कुछ इम्प्लीकेशन है जिनके जिनके हिसाब से कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा डिटरमाइन द सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर। कोटा क्या करता है कि कितनी मेंबर कंट्री को कितना सब्सक्रिप्शन देना है ये डिटरमाइन करेगा। इसके अतिरिक्त इस आल्सो डिटरमाइन मेंबर कंट्रीज एक्सेस टू IMF रिसोर्सेज। IMF के रिसोर्सेज को कितना आप एक्सेस कर सकते हैं, आप वहाँ से कितनी बारोइंग से कितनी ड्राइंग कर सकते हैं IMF से। देखिए ऐसा नहीं कि IMF से आपको जितना पैसा चाहो उतना पैसा ले सकते हो, उसका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सर्टेन लिमिट तक ही पैसा ले सकते हो। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये जो कोटा सिस्टम है ये यहाँ से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है द कोटा कैन डिटरमाइन द वोटिंग पावर। जो वोटिंग पावर है मेंबर का ये भी कोटा के माध्यम से ही डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट इसके अलावा है द कोटा कैन आल्सो डिटरमाइन द शेयर ऑफ मेंबर कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ SDR। SDR में मतलब SDR के फॉर्म में आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, तो कितना SDR का शेयर आपके पास होगा ये भी कोटा सिस्टम से ही डिटरमाइन होता है। तो ये कंसेप्चुअली चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। कुछ बातें इसमें जो मतलब बताई गई हैं आपको, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। अब देखिए हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव की। तो IMF के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो फंक्शंस हैं इन पर क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो इन एरियाज़ को बहुत ही ढंग से आपको देखना है और बहुत ही कायदे से इस कंसेप्ट को तैयार करना है। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इंटरनेशनली मॉनेटरी मतलब एक दूसरे के साथ क्या कोऑपरेट करना है। दैट मीन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज दैट टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एमंग द वेरियस मेंबर कंट्रीज। जो अलग अलग वेरियस मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके रखना, एक कोऑपरेशन क्रिएट करके रखना, ताकि किसी को अगर किसी तरीके की आवश्यकता होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम या मॉनेटरी इश्यूज़ होते हैं, तो उन इश्यूज़ को अलग अलग तरीके से उनको सॉल्व किया जा सके और IMF उन इश्यूज़ को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके। यानी कि इंटरनेशनली अगर कुछ दिक्कत होती है, किसी कंट्री को पैसों की प्रॉब्लम है या कोई और मॉनेटरी इशू है, तो उस केस में IMF आपकी हेल्प करेगी और उस समस्या को दूर करेगी। नेक्स्ट देखें इंश्योर एक्सचेंज स्टेबिलिटी। यानी IMF का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय मेंटेनिंग ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट। एक्सचेंज करने का देखिए प्रॉपर अरेंजमेंट है, यानी कि जो आपका रुपीज़ है ये US डॉलर के कंपेयर में कितना है, ये एक्सचेंज रेट हो गया। तो एक्सचेंज रेट को ये स्टेबल करने का काम करता है और ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यानी कि कब फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, कब एप्रिशिएट हो रही है, एक इसका सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम चलता है। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड। ट्रेड का बैलेंस ग्रोथ करना, यानी IMF हैज़ आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अचीव इट्स रिक्वायर्ड एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ। यानी एक्सपेंशन को बढ़ाना, मतलब जो जहाँ जहाँ एक्सपेंशन है उसे ध्यान में रखना और ग्रोथ को बैलेंस करना। ग्रोथ बैलेंस करने का मतलब है कि जो हमारे देश जो दुनिया है, दुनिया के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पुअर कंट्रीज़ हैं, तो उन पुअर कंट्रीज़ को कुछ मामलों में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो प्रोडक्शन रिसोर्सेज की हेल्प हो, चाहे प्रमोशन की हेल्प हो, चाहे किसी और तरीके की हेल्प हो। तो वो सारी हेल्प करना और पुअर कंट्रीज़ को भी बराबर करना, सभी का ग्रोथ बराबर हो, इस फिनोमेना के साथ IMF काम करता है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल। जो एक्सचेंज कंट्रोल है उसको बाकायदा क्या करना, उसे प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब है कि जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होंगे वो डिसाइड होंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये किसी देश मतलब किसी देश का इस पर मोनोपोली नहीं है, कोई देश अपने हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना, कंट्रोलिंग करना। नेक्स्ट है आपका मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट्स। मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट का बेसिकली मतलब क्या कि टू इस्टेब्लिश मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट सिस्टम इन रिस्पेक्ट टू करंट ट्रांजैक्शन बिटवीन मेंबर इन प्लेस ऑफ ओल्ड सिस्टम। पहले क्या था, एक बायलेटरल ट्रेड सिस्टम था। बायलेटरल ट्रेड सिस्टम में क्या होता कि सिर्फ दो कंट्रीज़ आपस में मिलकर बिजनेस करने से संबंधित टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड करते हैं।
बाईलेटरल के बाद मल्टीलेटरल क्या है कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से मिल के और मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं। तो आईएमएफ ने क्या किया, ये मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ये जो बाईलेटरल सिस्टम था उसे हटा दिया, क्योंकि बाईलेटरल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। आप सिर्फ 2 ही देशों के साथ काम कर सकते हो और इसमें आप मल्टीपल देशों के साथ काम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ का बेसिकली मतलब आप समझ रहे हैं कि जितने भी ग्रोथ हैं आपके, चाहे वो आपका वो इकोनॉमी से संबंधित हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, चाहे एक्सचेंज रेट से संबंधित हो, इन सभी का जो ग्रोथ है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी इक्वल ग्रोथ होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग करेक्शन ऑफ बीओपी मल एडजस्टमेंट, यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडजस्टमेंट है। मल एडजस्टमेंट का मतलब कि हम गलत तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को करेक्ट करना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। यहाँ से आप देखें, IMF आल्सो हेल्प द मेंबर कंट्रीज इन एलिमिनेटिंग रिड्यूसिंग द डिसइक्विलिब्रियम और मल एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम की समस्या थी, जो हम उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम गलत तरीके से एडजस्ट कर रहे थे। इसके अलावा इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू मेंबर बाय सेलिंग और लेंडिंग फंड्स फ्रॉम फॉरेन करेंसीज रिसोर्सेज, यानी अगर आज की डेट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट होता है तो उसको पूरा करने के लिए, उस डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म करने के लिए आप IMF से लोन ले सकते हैं और लोन लेके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो अल्टीमेट डिसइक्विलिब्रियम को पूरा करना या उसे कम करना, ये IMF का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका प्रमोट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल का फ्लो है, जो फ्लो ऑफ कैपिटल आपका है रिचर कंट्रीज़ टू पुअर कंट्रीज़ या बैकवर्ड कंट्रीज़, उन सभी में IMF का बहुत बड़ा रोल है। IMF ने एक ऐसा स्टैंड अप सेट किया कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो ये क्या करेंगे, ये पुअर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे दोनों लोगों का बेनिफिट होगा। तो ये अल्टीमेट इसके कुछ बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव हैं जो एग्ज़ाम में कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब आपको देखना है इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तो इसका जो मेन फंक्शन है आपका, वो पहला है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हम US डॉलर के बदले में अपने भारत की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाना है। दैट मीन्स कि जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है वो बहुत तेज़ी से ना फ्लक्चुएट हो, उनका अपना एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएट हो, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है उसी के अकॉर्डिंग काम हो, कोई ऐसा फैक्टर ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से डे पर डे चेंजेस होते हैं, तो उसको क्या करना, उसे कंट्रोल करना है, बेसिकली फंक्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हैं जो कि देखना है आपको। एलिमिनेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, अभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम्स होते हैं, जो आपके मल प्रैक्टिस है, मल एडजस्टमेंट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उनको क्या करना, एलिमिनेट करना, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइनिंग द पर वैल्यू। डिटरमाइनिंग द पर वैल्यू का मतलब है कि आज की डेट में जो हमारे देश की जो करेंसी है, हमारे देश की जो करेंसी है वो कितने US डॉलर के इक्वलेंट है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 70 रुपये एक US डॉलर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पर वैल्यू डिटरमाइन हो रही है उसमें एक्सचेंज रेट जो है वो अल्टीमेट डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है उस सिस्टम को डिटरमाइन करने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो IMF के द्वारा ही डिसाइड की गई हैं और उसी के आधार पे पर वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेबलाइज इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है कि IMF हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू एडवाइज द मेंबर कंट्रीज ऑन वेरियस इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी मैटर्स। बहुत सारे मॉनेटरी और इकोनॉमिक मैटर्स होते रहते हैं बहुत सारे देशों के बीच में, तो IMF क्या करता है कि उन्हें एडवाइस करता है और किस तरीके से इकोनॉमी को उन ख़राब सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइजरी इशू करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटीज़। सभी अब इस बात से वाकिफ़ हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर कंट्रीज़ को बारोइंग्स और क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि उनका जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो मेंटेन हो सके। इसमें कई तरीके की क्रेडिट हो सकती हैं आपकी, वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। वो आपको 3 साल के लिए मिल सकता है और कम समय के लिए मिल सकता है, लॉकर स्टॉक फैसिलिटी हो सकती है, प्राइमरी प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ जो हैं क्रेडिट की, वो IMF अपने मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराता है।
नेक्स्ट अगर आप देखें मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, देखिए जो डिमांड एंड सप्लाई है करेंसी की उसके बीच का बैलेंस मेंटेन करना, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं मेंटेन होगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम आएगी, एक्सचेंज रेट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होंगे। तो हमें क्या करना है, डिमांड एंड सप्लाई का एक आइडिया जनरेट करके उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करना, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, ये इसका बेसिकली बहुत बड़ा फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखें मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करता है, टू मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट मीन्स देर इज अ प्रोविजन फॉर मेंबर कंट्रीज टू बारो फ्रॉम IMF बाई सरेंडरिंग देयर ओन करेंसी इन एक्सचेंज। यानी जब आप क्या करते हैं, जब आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो आप क्या करते हैं कि आप फॉरेन करेंसी के रूप में तब बारोइंग लेंगे, और बारोइंग जो लेंगे आप अपनी ओन करेंसी के रूप में लेंगे। जैसे IMF में आपको पैसे चाहिए तो IMF जो पैसे आपको उधार देगा वो आपको आपकी करेंसी में देगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन होगी, और जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी उस जगह पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिमांड को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए टेक्निकल असिस्टेंस, कुछ मामलों में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेक्निकल असिस्टेंस भी करता है, यानी कि सच टेक्निकल असिस्टेंस इज गिवन इन 2 ways, फर्स्टली गारंटिंग द मेंबर कंट्रीज ऑल द सर्विस ऑफ इट्स स्पेशलिस्ट। देखिए जो कुछ एक्सपर्ट कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो IMF क्या करता है, उन एक्सपर्ट कंट्रीज़ के द्वारा जो भी कुछ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया गया है वो बैकवर्ड कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो देश भी अपने आप को बेहतर बना सकें। जिसमें कि जैसे आपका सेंट्रल बैंकिंग सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग स्पेशलिस्ट, यानी कि जो किसी अलग अलग चीज़ों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं जो लोगों को मिलती रहती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें रिड्यूसिंग टैरिफ, टैरिफ को कैसे रिड्यूस करता है, तो IMF कुछ टैरिफ्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे द फंड आल्सो एम्स टू, द IMF जो है आपका आल्सो एम्स टू रिड्यूस टैरिफ एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को कम करने का काम करता है IMF, और जो बेसिक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको ज़रूरत है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की उनको ये उसमें उनकी हेल्प करता है। और एक सबसे इसका लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका जनरल वॉच। जनरल वॉच का मतलब क्या है कि IMF जो है आपका बेसिकली मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ जो है आपकी मेंबर कंट्रीज़ की उन पे वॉच रखता है, और उनसे संबंधित अलग अलग प्रोविजंस वो बेसिकली इशू करता रहता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अगर हम लोग IMF के कुछ क्रिटिकल स्टडी करें, इसके अचीवमेंट और इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, तो इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं जो बहुत ही अहम हैं। तो इसका पहला अचीवमेंट आपका अगर देखें तो इसका अचीवमेंट है आपका एक्सपेंशन ऑफ फंड। IMF के आने से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बहुत एक्सपेंशन हुआ, और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इससे कई सारे बेनिफिट हुए, उन्हें बेहतर क्रेडिट मिला, उनका बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कम हुआ, और भी बहुत सारी सुविधाएं इससे मिली। मेकिंग एडुकेट प्रोविज़न फॉर क्रेडिट, देखिए जब IMF के पास प्रॉपर फंड होगा तभी क्रेडिट का ये बेहतर प्रोविज़न कर पाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, तो इन लोगों को जो क्रेडिट की फैसिलिटी है वो IMF तभी प्रोवाइड कर पाता है जब उसका खुद का फंड इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है आपका अटेनिंग एक्सचेंज स्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है उसको क्या किया गया, स्टेबल किया गया कि एक्सचेंज रेट आपके दिन प्रतिदिन फ्लक्चुएट ना हो। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है आज के डेट में वो बहुत बढ़ गया, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड आज यहाँ पहुँच गया है उसके लिए IMF का एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। यानी IMF के आने से एक्सचेंज रेट मल्टीपल टाइम्स इम्प्रूव हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है मल्टीपल टाइम इम्प्रूव हुआ है। रेजिंग इंटरनेशनल लिक्विडिटी, आज के डेट में आपको दुनिया के किसी भी देश की करेंसी आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो सिर्फ इस वजह से चूँकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सारे देशों के रिजर्व्स हैं, तो उस वजह से ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है रिमूविंग इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में कुछ कमियां थी उन्हें इसने क्या किया, रिमूव कर दिया, और मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम इसने ला दिया बायलेटरल ट्रेड सिस्टम की जगह पे। बायलेटरल में क्या था, सिर्फ 2 कंट्रीज़ ही इन्वॉल्व थी, और मल्टीलेटरल में 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई। शॉर्ट टर्म जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसे इसने दूर किया, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवैल्यूएशन है आपका उस पर भी इसने काम करना स्टार्ट किया। तो अल्टीमेट ये इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं। अगर हम फेलियर की बात करें तो फेलियर्स भी इसमें मैंने कुछ कंसिडर किए इस नोट्स में, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फेलियर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बाकी जो चीज़ें आपको इसमें बताई गई ये काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा अगर वीडियो अपने ध्यान से देखा होगा
तो इससे संबंधित कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस डाउट का समाधान दिया जाए। आपने एक बेशकीमती समय दिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।